हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी जमकर कर रहे होंगे। तो गाइस, वेलकम टू जर्नी टू फिजिक्स, जहां पे मैं आपको बहुत ही इजी वे में फिजिक्स सिखाने की कोशिश करता हूं। मेरा नाम है अमरजीत कुमार और आज मैं फिर से कुछ इंटरेस्टिंग लाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिक्स में आपको मदद करने वाला है। तो गाइस, एक बात बताओ, यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रहा है। इसमें एक बात बताओ मुझे कि जो फोर्सेस आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे फोर्सेस वगैरह दिख रहे होंगे, बहुत सारे वेक्टर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर आपको ना पता हो तो क्या आपको पता चल पाएगा कि ये मोशन किस तरीके से होने हो रहा है? आपको क्या रीजन पता चल पाएगा मोशंस का? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज द कॉजिंग एजेंट फॉर द मोशन, राइट। फोर्स इज द कॉजिंग एजेंट फॉर द एनी मोशन। ऑब्वियस ही बात है, इंटरेक्शन नहीं होगी तो कैसे मोशन होगा? हाँ, और इंटरेक्शन हो रही है, इसका मतलब वहां पे फोर्सेस जरूर एग्जिस्ट कर रही है। तो फोर्सेस को आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जो कि आप पढ़ चुके हैं अभी तक। तो आज हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं कि किस तरीके के फोर्सेस को आप हर एक बॉडी में कैसे आप डायरेक्शन दिखाने वाले हो और कैसे वो चीजें आपको मदद करने वाली है मोशन को स्टडी करने में। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि लॉज ऑफ मोशन का एक हिस्सा है और पूरी मैकेनिक्स का सबसे अहम हिस्सा है। इसके बगैर आप लोग कोई भी क्वेश्चन को ठीक से नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में, मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो, कोई भी फोर्सेस तो जरूर होंगी। तो फोर्सेस किस तरीके से लग रही हैं बॉडी पे, ये तो आपको शो करना पड़ेगा ना। तो वही चीज हम लोग समझेंगे कैसे शो करते हैं। तो गाइज, ये वाली जो वीडियो है, जो भी मैं लाता हूँ सारी वीडियो, ये सारी वीडियो जो है क्लास 11th और 12th के लिए बेनिफिशियल है, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो बिना समय गवाए चलो शुरू करते हैं गाइज हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो ये तो आप पढ़ चुके हो। लेकिन गाइस, अगर एक भी बच्चा टाइप्स ऑफ फोर्सेस को नहीं आता है, वो एफबीडी नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि फोर्सेस को किस तरीके से लगाना है बॉडी पे, किस डायरेक्शन में लगाना है, पुशिंग नेचर का है, पुलिंग नेचर का है, ये तो पता ही नहीं चल पाएगा उसको। तो इसलिए हमें थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है कौन टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होता क्या है? दो तरीके के होते हैं। पहला पहला क्या होता है? पहला जो होता है, पहला जो होता है कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि कांटेक्ट में होंगे तो लगेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कांटेक्ट फोर्सेस क्या है? तीन तरीके के हैं बेसिकली यहाँ पे, जो आपको देखने को मिलेंगे पूरी मैकेनिक्स में। नॉर्मल फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन फोर्स, ये तीनों बहुत कॉमन है, जो आपको देखने को मिलेगा, अक्सर देखने को मिलेगा गाइस। तो नॉर्मल फोर्स कब लगता है? तो ये तो पता होगा आपको कि नॉर्मल फोर्स जो है, एक तो कांटेक्ट की वजह से लगता है, एक क्या लगता है? कांटेक्ट की वजह से, ठीक है। और कांटेक्ट तो होना ही चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए? सप्रेस्ड होना चाहिए। सप्रेस्ड मतलब किसी एक्सटर्नल एजेंट से ये होना चाहिए, जैसे कि एक जैसे कि आप देख रहे हो, ये नॉर्मल फोर्स हो गया और टेंशन हो गया और ये वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे क्या है? रिएक्टिव फोर्स होते हैं बेसिकली। कांटेक्ट की वजह से तो लगते ही है, प्लस ये रिएक्टिव फोर्स भी होते हैं। बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये लोग एक्टिवेट होते ही नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स बोलो या एक्सटर्नल इवेंट बोलो, आप कुछ बोल सकते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है इन फोर्सेस के लिए। तो एक चीज मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखो। ये एक ब्लॉक एम है, जो कि अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। तो अर्थ के सरफेस पे रखा है, तो अर्थ इस पे एक फोर्स लगाता है, जो कि आप दिखाते हो इस तरीके से mg, ओके, जो कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स है। अब ये mg के लगने की वजह से, अगर ये सरफेस कांटेक्ट में है, इसलिए इसको रोक रखा है, नहीं तो ये अंदर घुस जाता। और हालांकि हम लोग जान रहे हैं ये बॉडी अंदर की तरफ नहीं घुस रही, ये रेस्ट पे है, तो जरूर एक फोर्स होगा जो इसको ऊपर की तरफ बैलेंस कर रहा होगा। तो ये फोर्स कैसे लग पा रहा है? ये फोर्स जो अराइज हो रहा है, ये कांटेक्ट की वजह से हो रहा है, ओके। तो एक बात बताइए मुझे, अगर mg फोर्स नहीं होता तो क्या ये नॉर्मल फोर्स होता? नहीं होता गाइस, नहीं होता। इसलिए हमेशा याद रखना, नॉर्मल फोर्स को ऐसे ही कांटेक्ट जहां पे हो, ऐसे ही मत दिखा देना कि नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। जब तक दोनों बॉडी जो आपस में कांटेक्ट में है, बॉडी अगर 1 है या बॉडी 2 है, इनके बीच अगर
सप्रेशन नहीं आएगा। सप्रेशन मतलब जैसे मान लो पुश कर रहे हो, तुम पुश कर रहे हो, तो ये मेरा जो राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड को इधर पुश करने की टेंडेंसी रख रहा है, और ये वाला जो है लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को इधर पुश करने की टेंडेंसी रख रहा है। तो इनके बीच नॉर्मल फोर्स है, और वो कैसा होता है, पुशिंग नेचर का होता है। ओके गाइस, तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है आपको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके बारे में लिख लो, ये क्या है, ये एक पुशिंग नेचर का फोर्स है, ये एक पुशिंग नेचर का फोर्स है, मतलब पुश करते हुए लगता है। वैसे ये जो टेंशन है, टेंशन की बात करते हैं तो एक एग्जांपल से समझते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल। एक मान लो एक ब्लॉक लटकी हुई है किसी एम से, तो एक बात बताओ, जैसे ही इस पे mg लग रही है, इस पे mg लग रहा होगा, तो ये ब्लॉक को तो नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लटका हुआ है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग जो है इसके साथ इंटरेक्ट की हुई है, तो ये स्ट्रिंग जो है एक पुलिंग फोर्स ऊपर की तरफ दे रही होगी, इसको क्या दे रही होगी, पुलिंग फोर्स दे रही होगी। ओके, पुलिंग फोर्स जो है लग रहा होगा। अब देखो, तो ये टेंशन जो है यहाँ पे इस mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये टेंशन होता है क्या है, एक टाइप का, कब लगा, जब स्ट्रिंग टाइट हुई, जब स्ट्रिंग टाइट हुई तब जाकर लगा ये टेंशन। मतलब ये टाइट कैसे हुई गाइस, ये भी mg की वजह से हुई ना, mg एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह यहाँ पे बिहेव किया, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये एक रिएक्टिव फोर्स है। जैसा कि आपने देखा नॉर्मल भी एक रिएक्टिव फोर्स की तरह दिखा आपको, और टेंशन भी। तो ये कैसा फोर्स है, ये एक पुलिंग फोर्स है, ये एक पुलिंग नेचर का फोर्स है। ठीक है, अब उसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स देख लो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखने वाले हम लोग फिर से। एक सबसे पहले तो कांटेक्ट फोर्स है, तो कांटेक्ट क्या काफी है फ्रिक्शन फोर्स लगने के लिए? नो गाइस, दूसरी बात होनी चाहिए, इसके बीच रफनेस होनी चाहिए दोनों बॉडी के बीच में। क्या रफनेस ही काफी है क्या? नो, आपको या तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, या तो ये रिलेटिव मोशन कर रहा हो। रिलेटिव मोशन कर रहा हो मतलब ये जो मास m है, स्मॉल m, अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में ये कुछ मोशन कर रहा हो, इसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन की टेंडेंसी किधर होती, मोशन की टेंडेंसी इधर होती। तो इसलिए फ्रिक्शन क्या करता है, इस मोशन की टेंडेंसी को भी रोकने की कोशिश करता है पीछे के डायरेक्शन में लग के। ओके, जो कि F के बराबर होती है। ओके, तो ये फ्रिक्शन पे तो आप, मैं अच्छे से वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको डाउट है फ्रिक्शन तो आप, मैं उस पर एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया हूँ, आप उसको देख सकते हो, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ये बेसिकली ऑपोजिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, या बोल सकते हो ऑपोजिंग फोर्स है, ऑपोजिंग फोर्स है, ऑपोजिंग फोर्स किस चीज को अपोज करता है, ये रिलेटिव, ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन को और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ओके गाइस, चलो ये तो समझ गए कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। अब देखो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बेसिकली आप दो लोगों को देखोगे, एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि तब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप mg में लगा रहा हूँ, तो वही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। बस आप इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो आप ये मत बोल देना, ये मत बोल देना कि नीचे की तरफ होती है। नो नो, हमेशा ध्यान रखना, अगर ये अर्थ है और अगर ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा ये आपका सेंटर की तरफ रहता है। कोई भी चीज अगर अर्थ पे रखी हुई तो सेंटर की तरफ ये डायरेक्ट होती है इसकी फोर्स। ओके, हाँ, आप यहाँ पे डाउनवर्ड क्यों दिखाते हो, डाउनवर्ड इसलिए दिखाते हो क्योंकि आप अर्थ का बहुत ही छोटा हिस्सा, बहुत ही छोटा हिस्सा को आप मैग्नीफाई करके देख रहे हो, तो बहुत ही छोटा हिस्सा को जब आप मैग्नीफाई करोगे तो वो फ्लैट ही दिखेगा। ठीक है, ओके, तो ये फ्लैट लाइन के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है, ये जो फोर्स है, ये कुछ परपेंडिकुलर ही दिखेगी, इसलिए आप बोल देते हो डाउनवर्ड, इसलिए आप क्या बोल देते हो, डाउनवर्ड बोल देते हो। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या है दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, और एक बात, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये आपको अभी ज्यादा इस पे टेंशन नहीं लेना है। ओके, टेंशन वो फोर्स वाला टेंशन नहीं, मतलब मेंटली टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये आपको 12th में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना। ठीक है, 12th में आपको जब आएगा बारी, मैं ये अलग से आपको मैं बताया हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जानना है तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आएगा। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो पॉइंट होता है जहां पे आपका ये फोर्सेस लग रहा होता है।
जहां पे आप सारे फोर्सेस को लगा रहे होते हो किस तरीके से लगता है, मतलब ये खींचते हुए लगता है, पुश करते हुए लगता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि नॉर्मल फोर्स जो है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग जान गए कि ये एक पुशिंग फोर्स होता है। ये क्या होता है? पुशिंग फोर्स होता है। दूसरी बात हम लोग इसके बारे में सीखे कि ये हमेशा परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट पॉइंट लगता है। ये चीज ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, चलो दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट इज अ रिएक्टिव फोर्स। रिएक्टिव फोर्स मतलब it is activated when two bodies gets suppressed। ओके, अब उसी तरीके से टेंशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो टेंशन कब लगता है? when, ये क्या है बेसिकली, अगर आप देखो ज्यादातर आपको स्ट्रिंग में दिखेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग में ही टेंशन लगता है, कोई बॉडी में भी टेंशन ला सकता है, एक रॉड में आ सकता है टेंशन, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं जो कि स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ज्यादातर आपको स्ट्रिंग का केसेस दिखने को मिलेगा। तो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे जब भी बात करेंगे, जब तक आपको कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो आप क्या लोगे? मासलेस। और अगर ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? टाइट होनी चाहिए, तभी इसमें क्या आएगा? टेंशन आएगा। और किस तरीके से टेंशन लगता है? पुल करते हुए लगता है, पुलिंग नेचर। it always act as pulling other bodies। ये चीज हम लोग देख ली। अब फ्रिक्शन कब लगता है? फ्रिक्शन लगने के लिए सबसे पहला पॉइंट, कांटेक्ट तो होना जरूरी है ही, प्लस रफनेस भी होनी जरूरी है। दूसरी बात, या तो रिलेटिव मोशन हो, या तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके, और ये कैसे लगता है गाइस? ये जो है हमेशा टेंजेंशियली लगता है, टेंजेंशियली टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट। ओके, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, एक ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि क्या होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। और हम लोग जब एफबीडी में इसको दिखाते हैं तो हम लोग क्या दिखाते हैं? डाउनवर्ड इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम लोग एक बहुत ही छोटे हिस्से की बात कर रहे होते हैं, अर्थ सरफेस की। तो आई होप आपको ये टाइप ऑफ फोर्सेस समझ में आया होगा और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह समझ में आया होगा। तो गाइस, इसके बाद हम लोग स्टेप सीखने वाले हैं कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम को आपको बनाना है। तो गाइस, आप देखो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, पहला स्टेप जो है, शो ऑल फोर्सेस बिटवीन द बॉडीज ड्यू टू द इंटरैक्शन। मतलब जो भी बॉडीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं उनके बीच सारे फोर्सेस को दिखा दो पहले। ओके, सारे फोर्सेस को दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करो ना, आइसोलेट करो द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम ऑफ विच यू वांट टू मेक एफबीडी। मतलब क्या हुआ कि जो भी सिस्टम में जिस बॉडी को तुम मान लो ऑब्जर्व करना चाहते हो, उसकी मोशन को जज करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? उसको कुछ समय के लिए आप सबसे अलग मानोगे, उसको निकाल दोगे बाहर। ठीक है, निकालने का मतलब ये नहीं है, आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं है गाइस कि वो इंटरैक्शन फ्री है। नो, इस चीज का ध्यान रखना। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि वो बॉडी से इंटरैक्शन फ्री है। आइसोलेशन का मतलब ये है कि मैं उसको अलग से स्टडी कर रहा हूँ, तीसरा पॉइंट क्या है गाइस? उसके बाद क्या करोगे? शो ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू दी अदर बॉडीज इंटरैक्शन। मतलब अगर जब वो सिस्टम में था तो सारी बॉडी उस पे फोर्स लगा रही थी किसी ना किसी अलग अलग तरीके से, तो आप क्या करोगे? वो सारे फोर्सेस के उस बॉडी पे, जब आप अलग करके रखे तो उस बॉडी पे सारे फोर्सेस को दिखाओगे। ठीक है, दिखाओ। और क्या करोगे? कैसे दिखाओगे? उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करोगे, उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करने वाले हो। ठीक है, और एक बहुत अहम बात है, डोंट शो द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग बाय द आइसोलेटेड बॉडी ऑन द अदर बॉडीज। मतलब जिस बॉडी का तुम एफबीडी बनाते हो, वो बॉडी जो दूसरे बॉडीज पे, बाकी सारी बॉडीज पे जो फोर्सेस लगा रहा होगा, आप वो फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हो उस बॉडी पे। ओके, मतलब क्या हुआ? जो बॉडी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो एफबीडी पे आप शो नहीं करोगे, उसकी एफबीडी में आप शो नहीं करोगे। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी आपकी। फिर सर क्या करोगे? रिप्रेजेंट्स द एंगल इफ एनी।
मतलब अगर कोई एंगल आपको दिख रहा है, मान लो इंक्लिनेशन है या किसी थीटा एंगल पे मान लो टेंशन है या कुछ भी इस तरह का, तो आप उस एंगल को डॉटेड लाइन से शो करोगे, डॉटेड लाइन से शो करोगे, क्योंकि ये आपको मदद करेगा फोर्स का ओरिएंटेशन जानने में कि सभी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से किस किस एंगल में ओरिएंटेड है। ओके, तो आपको मोशन स्टडी करने में आसान हो जाएगा। ओके, आपके अपने कार्टेशियन के हिसाब से आप एंगल को अच्छे से आप वहां पे रिप्रेजेंट कर दो और उसके हिसाब से आप फोर्सेस को देखोगे अपने कार्टेशियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है जो कि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया है। ये क्या है, एक सिंपल यहाँ पे क्या है ये, एक सेकेंड गाइस, ये पेन कहाँ गया हमारा, पेन कहाँ गया, हाँ। तो ये देखो, ये है एंगल थीटा, वो थीटा, और ये एंगल है अल्फा। ये एक इंक्लाइनेशन है। ओके, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मान लेते हैं ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, म्यू, मतलब रफ है बॉडी, ये भी म्यू है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है मोशन हो रही है, मान लेते हैं ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ड्यू टू द कंस्ट्रेंट रिलेशन ये इधर भी एक्सेलरेट कर रहा होगा सेम एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला स्टेप याद करो, मैं क्या बोला, सबसे पहला आपको सारे फोर्सेस को दिखा देना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इस पे आ जाऊं, इस पे देखो, तो इस पे आपको दिख रहा होगा mg नीचे की तरफ। सबसे आसान फोर्स दिखाना यार mg होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट है, इस mg जो है, mg का कुछ कंपोनेंट इस तरफ हो रहा होगा, इस तरफ। तो यहाँ पे कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल आएगा जो कि मैं n1 बोल दिया। ओके, और ये ब्लॉक इस पे लगा रहा होगा n1 इस तरफ। ओके, अब ये स्ट्रिंग टॉट है क्योंकि मूवमेंट इस तरफ हो रही है, मूवमेंट क्या हो रही है, इस तरफ हो रही है। ये स्ट्रिंग अगर टॉट है तो टेंशन लगेगा इस तरफ। ओके, और मोशन की टेंडेंसी अगर राइट हैंड साइड है इस तरफ, तो एक फ्रिक्शन इस पे डेवलप हो रहा होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। मैं बोल दिया कुछ F1, बोल दिया F1। यहाँ पे फाइंड आउट कुछ नहीं करना है गाइस, तो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। ओके, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग द ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग बिटवीन दिस बॉडीज। ओके, तो आप देखो स्मॉल m को, स्मॉल m में देखो आप यहाँ पे एक mg नीचे की तरफ लग रहा है, राइट गाइस। अब क्या होगा, यहाँ पे ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट one normal is also acting there. Let's say this as L2, and this small body, small m, is acting a normal N2 on this wedge. अब देखो ये टेंशन जो है, ये टेंशन भी यहाँ पे राइज हो रहा है, ठीक, क्योंकि टेंशन स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग अगर सेम है गाइस तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा, इसका आप ध्यान रखना। सेम स्ट्रिंग रहेगी तो टेंशन क्या होगा, टेंशन इज सेम, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सरफेस अगर रफ है तो मोशन की टेंडेंसी देखो इस तरफ है, मोशन की टेंडेंसी इस तरफ है, टेंडेंसी नहीं, यहाँ पे तो मोशन हो ही रही है, मोशन इस तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाला सरफेस चाहेगा इस मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन इस तरफ लगाएगा F2, ठीक है गाइस, इस तरफ लगाएगा F2। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक तरफ बनाता हूँ ये m मास का और एक तरफ में बनाता हूँ ये कैपिटल M के लिए। तो सबसे पहले क्या करोगे गाइस, आप एक पॉइंट यहाँ बनाओगे, एक पॉइंट बना दो, ठीक है। तो पॉइंट बना दोगे, सबसे पहले एंगल्स बना दो यार। अच्छा, एंगल्स बनाने से पहले अपने कार्टेशियन को चूज करो। कार्टेशियन को चूज करने का मतलब कि आप मोशन को कैसे स्टडी कर रहे हो। बहुत लोग मोशन को ऐसे स्टडी करते हैं, y इस तरफ लेते हैं और x इस तरफ लेते हैं। बहुत लोग इस तरीके से करते हैं, y इस तरफ और x इस तरफ। तो अकॉर्डिंग टू दी कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, आप अपना कार्टेशियन चूज कर सकते हो। तो मैंने अभी इसको चूज किया है, मैंने अपना y जो है इस तरफ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस लिया है, ओके, और x को अलोंग दी इंक्लिनेशन लिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने डैश से इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना दिया अपना, ओके। अब देखो पहला स्टेप मैं क्या बोला था कि ये एंगल्स जो है उनको शो किया करो। तो एंगल्स को शो कर दो यार, एंगल्स को शो करोगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक। और ये आपका वर्टिकल, क्या है, वर्टिकल वाला। तो ये अगर थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो सबसे पहला फोर्स जो तुम दिखा सकते हो क्या है, mg। ये क्या है, mg, ठीक।
अब क्या होगा, mg का दो कंपोनेंट होगा, क्योंकि मैं ये वाला कार्टेशियन चूज किया हूं, तो मैं क्या करूंगा, y में एक कंपोनेंट हो रहा होगा जो कि आप बोलोगे इस तरफ क्या हो रहा होगा, mg, चाहिए स्मॉल है गाइस, mg cos थीटा, है ना गाइस, ये mg cos थीटा, और इस तरफ along the inclination क्या हो रहा होगा, mg sin थीटा हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल भी तो एक्ट कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल भी तो एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो आप ये N2 क्या है, N2, ठीक है, और एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट कर रहा है गाइस, फ्रिक्शन इस तरफ ही एक्ट कर रहा है, इस तरफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, दो एरो को मैंने दिखाया, यहाँ पे आप F2 बोल सकते हो, ठीक है ना, ओके। अब ये स्ट्रिंग भी है यहाँ पे, तो ये टेंशन इस तरफ एक्ट कर रहा है T, और मोशन किस तरफ हो रहा है गाइस, मोशन हो रहा है इस तरफ, तो एक्सेलरेशन आप शो कर दी, ठीक। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखोगे। आप ध्यान दो, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे मोशन तो नहीं हो रहा, मतलब हमारा जो y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन क्या है, नहीं हो रहा है, मतलब ये बॉडी रेस्ट पे है, तो यहाँ पे फोर्सेस क्या हो रही होंगी, बैलेंस हो रही होंगी ना। N2 किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, ओके। और देखो आप along the inclined plane ब्लॉक जो है ऊपर जा रही है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज T माइनस F2 इक्वल टू M इंटू ए, यहाँ से आप लिख रहे हो। अच्छा, तो इतना इजीली आप कैसे लिख पा रहे हो गाइस, ये आप एफबीडी के थ्रू ही तो लिख पा रहे हो, इसीलिए एफबीडी बहुत मेजर रोल प्ले करता है मैकेनिक्स सेक्शन में। अब चलो, ये तो आपने बोल दिया, ये दोनों को यूज करके आप बाकी सारी चीजें निकाल सकते हो। अब कैपिटल एम का अगर मैं बोलूं आपको बनाने के लिए, तो मेरे साथ ट्राई करो गाइस, मेरे साथ ट्राई करो। देखो, सबसे पहले एंगल्स बना दो, इजिली एंगल्स बना दो, कुछ इस तरीके से एंगल्स बना दिया हमने। ये है अल्फा, ये है अल्फा, ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, अल्फा। तो अगर ये mg है, ये क्या है mg, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा mg sin अल्फा। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मैं इसको बोल दिया था n2, इसको बोला n1, सॉरी यहाँ पे n1 है, और इस डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे टेंशन, ये है टेंशन, और फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है गाइस, फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, मोशन की टेंडेंसी किधर है, इधर है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ, F1, इसको F2 बोला था, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको F1 बनाना, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे भी क्या है, मैंने कौन सा कार्टेशियन चूज किया है, यही। ऑब्वियसली अगर आप सेम क्वेश्चन बना रहे हो तो कार्टेशियन सेम चूज करना तो बेटर होगा, क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। तो क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, मतलब y, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपका कार्टेशियन जो होगा कुछ इस तरीके का होगा, ये जो है y आपका बन रहा है इस तरफ, और ये जो बन रहा है x है इस तरफ, ओके। तो परपेंडिकुलर टू द y, मतलब y का डायरेक्शन में क्या है, बैलेंस होगा फोर्स, क्योंकि रेस्ट पे है, तो y में क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, तो मैं क्या बोलूंगा कि N1 जो है वो बैलेंस कर रहा होगा किसको, mg cos अल्फा को बैलेंस कर रहा होगा, ओके। और हम लोग x में क्या लिख सकते हैं, x में क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन है, मोशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स डाउनवर्ड है, क्या बोलूंगा, तो mg sin अल्फा माइनस t प्लस f1 इज इक्वल टू व्हाट, ये कैपिटल है गाइस, यहाँ पे मैं स्मॉल लिख दिया हूँ, सॉरी, ये कैपिटल है ma। तो आप ये सारे इक्वेशन को सॉल्व करके सभी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है गाइस, ये सारे जो है ना कैपिटल एम है, ध्यान रखना स्मॉल एम नहीं है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा एवरीबॉडी। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये क्या है, ये आपको जो फिगर दे रखा है, ये एक दीवार है कुछ इस तरीके का, वो कुछ इंक्लाइन, दो दीवार आपस में कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये मास ऐसा यहाँ पे अटका हुआ है, अटका हुआ है मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है, ये बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, तो जितने भी इसमें फोर्सेस होंगे क्या हो रहे होंगे, जीरो हो रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बताना है, सबसे पहले मेरा काम क्या है, सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दो। तुमने mg बोल दिया, यहाँ से तुमने नॉर्मल बोल दिया n1, यहाँ से तुमने बोल दिया n2, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले मैं एंगल्स दिखा दूं,
सबसे पहले आप एंगल्स दिखाओगे, एंगल्स दिखाओगे तो कितना एंगल हो जाएगा, ये एंगल है, ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल क्या है अल्फा, ये एंगल अल्फा है क्योंकि ये एंगल क्या है अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर mg है, ये अगर mg है, तो एक बात बताओ, मैं अपने कार्टेशियन को इस बार चूज किया हूँ ऐसे y और x, ठीक है, तो इस तरफ क्या लग रहा है गाइस, इस तरफ लग रहा है n, इस तरफ लग रहा है n1 बेसिकली n1, और इस तरफ क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है n2। तो n1 का कंपोनेंट अगर आप ब्रेक करोगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा n1 cos अल्फा, और इस तरफ क्या आ जाएगा n1 sin अल्फा। अच्छा, आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि मैं कार्टेशियन क्यों ऐसा ले रहा हूँ। तो गाइस एक सिंपल सी बात है, अगर कार्टेशियन आप इस तरीके से लेते तो आपको कितने सारे फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ता, आपको mg को ही ब्रेक करना पड़ता और n2 को भी, लेकिन आप ये वाला कार्टेशियन लोगे, अगर आप ये वाला कार्टेशियन लोगे तो आपको सिर्फ n2 को ब्रेक करना n1 को ब्रेक करना पड़ रहा है, n1 को ब्रेक करना पड़ रहा है। ओके, तो उस हिसाब से आप चूज करना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो, एफ नेट एक्सटर्नल जो है वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो n1 cos अल्फा जो है किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा। अब देखो x में भी क्या है, एफ नेट क्या है, एफ नेट एक्सटर्नल जो है जीरो है, तो यहाँ पे n1 sin अल्फा जो है n2 को बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ से आपके पास अननोन कितना है, n1 है और n2 है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप सॉल्व कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। तो गाइज ये था आपका एफबीडी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया एफबीडी के बारे में कैसे सॉल्व करने हैं, ये आपको स्टेप्स बताया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये जो एफबीडी है, एफबीडी जो आप बनाते हो, ये कौन से लॉज ऑफ मोशन को नजर में रखते हुए बनाते हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो याद रखना गाइस, यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ को दिमाग में रखकर बनाते हो, क्यों, क्योंकि आप याद करो कोई भी स्टेप में जब आप एफबीडी बना लेते हो तो जो आप इक्वेशन ये वाला लिख रहे हो, ये आप थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशंस नहीं लिख, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से इक्वेशंस नहीं लिख रहे हो, आप ये इक्वेशन तभी लिख पा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि मोशन क्या है, रेस्ट में, यहाँ पे मोशन, स्टेट ऑफ मोशन क्या है, रेस्ट है, तब आपको आप बोल रहे हो कि उसमें नेट एफ एक्सटर्नल क्या हो रहा होगा, जीरो, तब जाके आप ये चीज लिख पा रहे हो, तब जाके आप ये चीज लिखा रहे हो। और ये चीज कौन बोला था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोला था कि अगर कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में कंटिन्यू है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस पे जो एफ एक्सटर्नल है वो क्या हो रहा होगा, जीरो, उस पे क्या हो रहा होगा, जीरो। और अगर कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेटेड है, अगर अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रही है, तो वहां जरूर एफ एक्सटर्नल होगा, जो कि किसके बराबर आता था, कोई एफ एक्सटर्नल एम ए के बराबर। ओके, तो सेकंड केस जो होता है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, वो फर्स्ट लॉ का एक स्पेशल केस है गाइस। ओके, तो प्रिसाइसली हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो आपको बेसिकली उसमें आप फर्स्ट लॉ को देख रहे होते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा सेशन और इजी लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में गाइस, और अगर प्लीज कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, और अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना गाइस, और हिम्मत मत हारना। चलो बाय बाय, टेक केयर।